दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी ओथेलो की समरी को डिस्कस करेंगे। इस वर्क का फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, लेकिन इसको शॉर्ट में ओथेलो ही कहा जाता है। दोस्तों, इस ट्रेजेडी को विलियम शेक्सपियर ने 1603 के आसपास लिखा था। इसकी सेटिंग वेनिस और साइप्रस में रखी गई थी। दोस्तों, ये ट्रेजेडी है एक मोरिस मिलिट्री कमांडर ओथेलो की। इस ट्रेजेडी में ओथेलो का ही एक भरोसेमंद ओथेलो को भड़का देता है कि ओथेलो की वाइफ डेस्डेमोना उसके साथ बेवफाई कर रही है, यानी कि उसको चीट कर रही है। दोस्तों, शेक्सपियर की ये ट्रेजेडी उनके ग्रेटेस्ट वर्क्स में से एक मानी जाती है। तो आइए दोस्तों, हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। ओथेलो की कहानी वेनिस की एक सड़क पर शुरू होती है, जहाँ पर एक अमीर आदमी रोडेरिको और इयागो के बीच में बहस होती है। एक्चुअली दोस्तों, इस रोडेरिको ने डेस्डेमोना से शादी करने के लिए इयागो को पैसे दिए हुए थे, ताकि इयागो रोडेरिको की हेल्प करे डेस्डेमोना से शादी करने के लिए। लेकिन रोड्रिगो को अभी अभी पता चलता है कि डेस्डेमोना की शादी ओथेलो नाम के एक व्यक्ति से हो गई है, जो एक जनरल है। रोड्रिगो इयागो पर अपनी नाराजगी जताता है और कहता है कि मैंने तुमको पैसे दिए थे, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद नहीं कर सके और डेस्डेमोना की शादी ओथेलो से हो गई। इस पर इयागो कहता है कि मैं ओथेलो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मेरी मजबूरी है कि मैं उसकी सेवा करता हूँ। भले ही डेस्डेमोना की शादी ओथेलो से हो गई थी, लेकिन रोड्रिगो अभी भी उसको चाहता था। इसलिए इयागो और रोड्रिगो डेस्डेमोना के फादर ब्रेबेंटियो के पास जाते हैं। वो दोनों ब्रेबेंटियो पर चिल्लाते हैं कि तुम्हारी बेटी को ओथेलो नाम के एक मूर ने किडनैप कर लिया है और उसने उससे शादी भी कर ली है। जब ब्रेबेंटियो को पता चलता है कि सच में उसकी बेटी डेस्डेमोना गायब है, तो वो कुछ अधिकारियों को इकट्ठा करता है ओथेलो को खोजने के लिए। अब दोस्तों, उधर ओथेलो के आवाज पर ओथेलो का एक कैप्टन कैशियो उसके लिए एक संदेश लेकर आता है कि साइप्रस को आक्रमण से बचाने के लिए ओथेलो की मदद की जरूरत है। ब्रेबेंशियो रोड्रिगो और बाकी लोगों के साथ आता है और ओथेलो पर इस बात का आरोप लगाता है कि उसने जादू टूना करके उसकी बेटी डेस्डेमोना को चुरा लिया है। ब्रेबेंशियो सोचता है कि वो इस बात का आरोप ड्यूक और सीनेट के सामने ओथेलो पर लगाएगा, लेकिन ब्रेबेंशियो की ये योजना विफल हो जाती है। ड्यूक और सीनेट दोनों ओथेलो के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हैं। जब ओथेलो को बोलने का मौका दिया जाता है, तो वो बताता है कि उसने डेस्डेमोना को जादू टूना नहीं, बल्कि यात्रा और युद्ध की रोमांचक कहानियां सुनाकर लुभाया और जीत लिया। ड्यूक ओथेलो की बात को मान जाते हैं। डेस्डेमोना भी कहती है कि मैं ओथेलो को पसंद करती हूँ और मैंने अपनी मर्जी से उससे शादी की है। ब्रेबेंशियो इस बात से थोड़ा सा नाराज होता है, लेकिन उसको सभी की बात माननी पड़ती है। ड्यूक कहते हैं कि ओथेलो को साइप्रस जाना चाहिए और टर्की के आक्रमण से साइप्रस को बचाना चाहिए। डेस्डेमोना भी इस बात पर जोर देती है कि वो अपने हस्बैंड ओथेलो के साथ साइप्रस की यात्रा पर जाएगी। अब सभी लोग साइप्रस की यात्रा पर निकलते हैं। ओथेलो साइप्रस के लिए अलग जहाज में यात्रा शुरू करता है और एक अलग जहाज में इयागो, रोड्रिगो, डेस्डेमोना और इयागो की वाइफ एमेलिया होती हैं। जब वो सभी साइप्रस के पोर्ट पर उतरते हैं, तो ओथेलो का एक वफादार कैप्टन कैशियो डेस्डेमोना का हाथ पकड़ के उसका स्वागत करता है। जब यागो इस चीज को देखता है, तो वो सोचता है कि उसके पास अच्छा प्लान है। वो कैसियो को बीच में लाकर डेस्डेमोना और ओथेलो का रिश्ता तोड़ देगा। अब ओथेलो भी एक जहाज से वहां पर आ जाता है और इस बात की घोषणा की जाती है कि टर्किश लोगों का जहाज तूफान की वजह से समुद्र में डूब गया है और अब साइप्रस को कोई खतरा नहीं है। ओथेलो आकर अपनी पत्नी का अभिवादन करता है और इस बात की घोषणा करता है कि अब साइप्रस को तुर्की के लोगों से कोई खतरा नहीं है और आज शाम जश्न मनाया जाएगा। जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं, तो रोड्रिगो इयागो से शिकायत करता है कि तुम्हारे पास ओथेलो और डेस्डेमोना की शादी तोड़ने के लिए कोई भी मौका नहीं है। इस पर इयागो कहता है कि जब ओथेलो अपने काम में व्यस्त हो जाएगा और डेस्डेमोना को टाइम नहीं देगा, तो डेस्डेमोना अपनी यौन संतुष्टि यानी कि फिजिकल प्लेजर के लिए किसी और के पास जाएगी और इस बात की ज्यादातर संभावना है कि वो ये सब कैसियो के साथ करेगी। इयागो रोड्रिगो से कहता है कि हमें कैसियो के साथ लड़ाई शुरू करके कैसियो को बदनाम करना चाहिए और इस तरह से हम ओथेलो के वफादार कैसियो को भी खत्म कर देंगे और ओथेलो ही बर्बाद हो जाएगा। अब उस रात इयागो कैसियो को नशे में धुत कर देता है और फिर रोड्रिगो को उसके साथ लड़ाई करने के लिए भेजता है। रोड्रिगो के द्वारा उकसाए जाने के बाद कैसियो अपना चाकू निकाल लेता है और रोड्रिगो के पीछे भागता है। तभी एक गवर्नर मोन्टानो कैसियो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से कैसियो का चाकू मोन्टानो को लग जाता है। अब इयागो धीरे से रोड्रिगो को अलार्म बजाने के लिए भेज देता है। अलार्म बजते ही ओथेलो वहां पर आ जाता है। जब ओथेलो इयागो से पूछता है कि ये सब किसने किया, ये सब जानने के बाद
ओथेलो को कैसियो पर गुस्सा आता है और वो उसको लेफ्टिनेंट के पद से हटा देता है। जब सभी लोग चले जाते हैं तो कैसियो परेशान हो जाता है। वो अपना दुख जाहिर करते हुए इयागो से कहता है कि मेरी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए बर्बाद हो गई है। इस पर इयागो एक चाल चलता है और कैसियो को आश्वासन देता है कि तुम्हें डेस्डेमोना से हेल्प लेनी चाहिए। तुम अगर डेस्डेमोना से रिक्वेस्ट करोगे तो वो अपने हस्बैंड ओथेलो को समझाएगी, जिसके बाद ओथेलो दोबारा से तुम्हें लेफ्टिनेंट की पोस्ट दे देगा। दोस्तों, ये इयागो की चाल थी कैसियो को डेस्डेमोना के पास ले जाने की, ताकि वो ओथेलो को इस बात के लिए भड़का सके कि कैसियो और डेस्डेमोना के बीच कुछ चल रहा है और डेस्डेमोना ओथेलो को चीट कर रही है, और इस तरह से डेस्डेमोना और ओथेलो दोनों अलग हो जाएंगे। सब कुछ ठीक करने की कोशिश में कैसियो कुछ म्यूजिशियन को भेजता है ओथेलो की खिड़की के पास, ताकि वो लोग अच्छा म्यूजिक बजाएं और ओथेलो का मूड अच्छा हो सके। लेकिन ओथेलो का मूड खराब था। वो उन सभी म्यूजिशियन को वहां से भेज देता है। अब यागो वहां पर आता है और वो कैसियो से कहता है कि मैं ओथेलो को रास्ते से हटा दूंगा ताकि तुम डेस्डेमोना से अपने बारे में बात कर सको। अब दोस्तों, ओथेलो इयागो के साथ शहर चला जाता है। अब कैसियो डेस्डेमोना से अपनी परेशानी बताता है, जिसके बाद डेस्डेमोना उसके प्रति सहानुभूति रखती है और कहती है कि मैं ओथेलो को समझाऊंगी कि तुम्हारा पोस्ट यानी कि लेफ्टिनेंट का पद तुम्हें वापस मिल जाए और ओथेलो तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें माफ कर दे। जैसे ही कैसियो डेस्डेमोना के पास से वापस जाने वाला होता है, तभी ओथेलो और इयागो दोनों आ जाते हैं। कैसियो ओथेलो से बिना बात किए हुए चुपके से वहां से निकल जाता है। ओथेलो इयागो से पूछता है कि क्या वो कैसियो ही था जो अभी अभी मेरी वाइफ के पास से गया है। इस पर इयागो आग भड़काना शुरू कर देता है। वो कहता है कि हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगा कि वो कैसियो ही था, लेकिन जो आपसे बात नहीं करता वो भला आपकी वाइफ से किस लिए बात कर रहा है। इस बात से ओथेलो थोड़ा परेशान हो जाता है और इयागो अपने इस काम को आगे बढ़ाता है और कहता है कि कैसियो और डेस्डेमोना के बीच कुछ चल रहा है। इयागो के चले जाने के बाद डेस्डेमोना ओथेलो के पास आती है और वो कैसियो का फेवर करती है और उससे बोलती है कि तुम उसके लेफ्टिनेंट का पद उसको वापस दे दो। ये सब सुनने के बाद ओथेलो अपनी वाइफ डेस्डेमोना पर शक करने लगता है कि जरूर मेरी वाइफ मुझसे बेवफाई कर रही है, यानी कि मेरे साथ चीट कर रही है, इसीलिए वो कैसियो का फेवर कर रही है। अब डेस्डेमोना ओथेलो को डिनर के लिए बुलाने आती है, लेकिन वो देखती है कि ओथेलो का तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो उसके सिर पर अपना एक रुमाल लपेट देती है, लेकिन वो रुमाल छोटा था, इसलिए ओथेलो वहीं पर वो रुमाल गिरा देता है और फिर उसके बाद डेस्डेमोना और ओथेलो डिनर के लिए चले जाते हैं। अब इयागो की वाइफ एमेलिया आती है और वो उस रुमाल को चुरा लेती है, क्योंकि इयागो ऐसा ही चाहता था। इयागो इस बात से बहुत खुश था कि उसकी वाइफ एमेलिया ने उस रुमाल को चुरा लिया है। अब इयागो इस रुमाल का इस्तेमाल डेस्डेमोना और कैसियो के बीच में संबंध के सबूत के लिए करता है। वो इस रुमाल को कैसियो के कमरे में रख देता है। अब ओथेलो इयागो से कहता है कि मुझे कोई सबूत चाहिए ताकि मैं इस बात के लिए श्योर हो सकूं कि मेरी वाइफ और कैसियो के बीच कुछ चल रहा है। इस पर इयागो कहता है कि आपने अपनी वाइफ डेस्डेमोना को जो फर्स्ट गिफ्ट दिया था, यानी कि पहला उपहार एक रुमाल, उस रुमाल को मैंने देखा था कैसियो को अपनी दाढ़ी पोंछते हुए। ये सब सुनने के बाद ओथेलो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वो कसम खाता है कि वो अपनी वाइफ डेस्डेमोना और कैसियो से इस धोखे का बदला जरूर लेगा। इयागो भी कसम खाता है कि वो इस काम में ओथेलो का साथ देगा। शाम को ओथेलो डेस्डेमोना से मिलता है और उससे रुमाल के बारे में पूछता है, जिसके बाद डेस्डेमोना कहती है कि मेरे पास वो रुमाल नहीं है। ये सुनने के बाद ओथेलो क्रोधित हो जाता है और वो गुस्से से बाहर निकल जाता है। अब कैसियो को उसके कमरे में ये रुमाल मिलता है। वो सोचता है कि आखिर ये रुमाल किसका है, लेकिन वो रुमाल कैसियो को पसंद आता है क्योंकि उसमें अच्छी कढ़ाई की गई थी। तभी बियांका नाम की एक प्रोस्टिट्यूट आती है कैसियो के पास। कैसियो बियांका को रुमाल देता है और कहता है कि मुझे ऐसा ही डिजाइन किसी दूसरे रुमाल पर चाहिए। उधर दोस्तों, इयागो के षड्यंत्र की वजह से ओथेलो इससे से ग्रसित हो जाता है। वो बेहोश हो जाता है। उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। दौरा पड़ने की वजह से ओथेलो तड़पने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी वहां पर कैसियो आता है, लेकिन इयागो उसको भेज देता है और कहता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूंगा। जब ओथेलो को होश आता है तो इयागो ओथेलो से कहता है कि मैं कैसियो से डेस्डेमोना के बारे में बात करूंगा और आप दूर से सुनिएगा। दोस्तों, इयागो ओथेलो को इतना दूर छिपने के लिए कहता है कि इयागो और कैसियो की बात ओथेलो ना सुन पाए। अब कैसियो होता है, इयागो उससे बियांका के बारे में पूछता है। इस पर कैसियो हंसने लगता है और ये सब देखकर ओथेलो को ये शक होता है कि जरूर वो मेरी वाइफ के बारे में बात करके हंस रहा है। तभी वहां पर बियांका आ जाती है। वो कैसियो को डांटने लगती है और कहती है कि जरूर किसी और महिला ने ये रुमाल तुम्हें दिया था अपने लव शाइन के लिए
और तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ही डिजाइन किसी और रुमाल पे बनाऊं। अब डेस्डेमोना लुडोविको के साथ ओथेलो के पास आती है। लुडोविको के पास ओथेलो के लिए एक लेटर होता है जो वेनिस से आया हुआ था। उस लेटर में ये लिखा था कि ओथेलो को वेनिस बुलाया गया है और उसकी जगह पर कैसियो को नियुक्त किया जाता है। ये सुनने के बाद ओथेलो गुस्से से पागल हो जाता है और वो डेस्डेमोना पर हमला कर देता है और वहां से बाहर चला जाता है। उस रात ओथेलो डेस्डेमोना पर प्रोस्टिट्यूट होने का आरोप लगाता है और वो डेस्डेमोना की एक भी बात नहीं सुनता। ओथेलो की इन बातों पर इयागो डेस्डेमोना से कहता है कि ओथेलो राज्य के कामों में इतना ज्यादा व्यस्त है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। ओथेलो डेस्डेमोना से कहता है कि तुम एमिलिया को बाहर भेज दो और मेरा कमरे में इंतजार करो। इसी बीच इयागो रोड्रिगो को कहता है कि तुम्हें कैसियो को मारना पड़ेगा, तभी तुम्हारे प्यार का रास्ता क्लियर होगा और डेस्डेमोना तुम्हें मिलेगी। इयागो ने रोड्रिगो को कैसियो पर घात लगाने को कहा, लेकिन रोड्रिगो अपना निशाना चूक जाता है। इसके बाद कैसियो रोड्रिगो को घायल कर देता है। अब इयागो आता है और कैसियो को घायल करके वहां से भाग जाता है। जब ओथेलो कैसियो के चीखने की आवाज सुनता है तो वह समझ जाता है कि इयागो ने अपना वादा पूरा किया और उसने कैसियो को मार दिया है। अब लुडोविको और ग्रेजियानो अंदर आते हैं और देखते हैं कि किस बात का हंगामा हो रहा है। इयागो आता है और रोड्रिगो के ऊपर आरोप लगा देता है कि उसी ने कैसियो को घायल किया है। वो खुद का बचाव करने के लिए झूठा दिखावा करता है और गुस्से में रोड्रिगो को मार देता है। इसके बाद कैसियो के घाव पर पट्टी बांधने के लिए उसको वहां से ले जाया जाता है। अब दोस्तों इसी बीच उधर ओथेलो अपनी सोती हुई वाइफ डेस्डेमोना के ऊपर खड़ा है और उसे मारने की तैयारी कर रहा है। तभी डेस्डेमोना जाग जाती है और वो ओथेलो से विनती करती है कि वो ओथेलो उसको छोड़ दे। वो अपनी बेगुनाही साबित करने का दावा करती है, लेकिन ओथेलो डेस्डेमोना की एक भी बात नहीं सुनता और उसका गला घोंटकर उसको मार देता है। इयागो की वाइफ एमिलिया इस बात की खबर लेकर ओथेलो के पास आती है कि रोड्रिगो मर चुका है। ओथेलो पूछता है कि क्या कैसियो मरा है। इस पर एमिलिया कहती है कि कैसियो नहीं मरा है। ओथेलो गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि डेस्डेमोना के साथ ही कैसियो को भी मर जाना चाहिए था। एमिलिया ओथेलो से पूछती है कि क्या हुआ है। ओथेलो कहता है कि मैंने अपनी वाइफ की बेवफाई के लिए उसको मार दिया है और उसकी इस बेवफाई के बारे में इयागो ने मुझसे बताया था। ये सुनने के बाद एमिलिया चिल्लाने लगती है और वो समझ जाती है कि इयागो ने क्या किया है। मोंटानो, ग्रेजियानो और इयागो तीनों कमरे में आते हैं और एमिलिया को चुप कराते हैं। ओथेलो कहता है कि इयागो ने सच कहा था और उसने उस रुमाल को सबूत के तौर पर मेरे सामने पेश किया था। लेकिन एमिलिया सच बता देती है और कहती है कि उस रुमाल को चोरी करने के लिए इयागो ने ही मुझसे कहा था और ये सभी साजिश इयागो ने ही की है। ये सब सुनने के बाद ओथेलो टूट जाता है और रोने लगता है। वो इयागो को मारना चाहता है, लेकिन उसके हाथ से तलवार छीन ली जाती है। कैसियो को भी वहां पर लाया जाता है जो घायल है और एक कुर्सी पर बैठा है। लुडोविको और मोंटानो इयागो को पकड़ लेते हैं और उसको बंदी बना देते हैं। मौका पाकर ओथेलो इयागो को घायल कर देता है। लुडोविको ओथेलो से कहता है कि तुम्हें वेनिस चलना चाहिए ताकि मुकदमा चलाया जा सके। ओथेलो अपने किए पर बहुत दुखी था। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे कभी याद न करें, क्योंकि मैं एक बहुत ही बुरा व्यक्ति हूँ और भला इतने बुरे इंसान को कोई क्यों याद करना चाहेगा। फिर ओथेलो अपने ही शरीर में छुपी एक तलवार निकालता है और खुद को मार लेता है, यानी कि आत्महत्या कर लेता है। ओथेलो के मरने के बाद लुडोविको भी इयागो को मारने का आदेश देता है। और दोस्तों यहाँ पर हमारी ये ट्रेजेडी एंड हो जाती है।